सैटेलाइट जो इमेजरी है ये कंफर्म करती है कि जो यूएस स्पेस फोर्स का जो 1.1 बिलियन डॉलर का जो रेडार है, यानी जिसके ज़रिए ये देखा जा सकता था कि मिसाइल किस तरफ आ रही है, जिसकी वजह से 101 में से 100 मिसाइलों को निरस्त करने में कामयाब रहा कतर, वो बर्बाद तबाह बर्बाद कर दिया गया है। ये खबर ऐसी है कि पूरा का पूरा खेल बदल देगा इसराइल और अमेरिका का ईरान के फेवर में, क्योंकि 1/3 जो पूरी दुनिया का तेल है वो वहीं से गुजरता है। उस पर ईरान ने सीधे तौर पर सिर्फ एक देश को इजाज़त दी है कि सिर्फ एक देश के जो शिप हैं वो वहां जा सकते हैं। कौन सा देश है वो, सोचिए आप ज़रा। जी हाँ, आपने सही सोचा, वो देश है चीन। चाइना, भारत को नहीं, किसी और देश को नहीं, सिर्फ चीन को इजाज़त दी है। क्या शुक्रिया कहने की कोशिश कर रहा है ईरान। और वो लोग पढ़ा रहे हैं, आप सोचिए, मानवाधिकारों की और महिला अधिकारों का दर्स दे रहे हैं। वो पाठ पढ़ा रहे हैं जिन्होंने 70,000 से ज़्यादा मासूम बच्चों, औरतों, बुज़ुर्गों, ज़ख्मी लोग, बीमार लोग, उनका कत्लेआम कर दिया, उनका नरसंहार फ़िलिस्तीन में कर दिया। क्या उनके पास कोई चेहरा, कोई शब्द, कोई ज़मीर उनके पास बचा है? कोई उनके पास ऐसी डिग्निटी बची है कि वो ये शब्द मानवाधिकार अपने मुंह से भी निकाल सकें? नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान के मुद्दे पर पूरी दुनिया चिंतित है। पूरी दुनिया में एक तरह से जिस तरह की खेमेबाजी हो रही है वो हर उस व्यक्ति को परेशान कर रही है जो चाहता है कि दुनिया में अमन हो, शांति हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल इस मुद्दे पर पूरे तरीके से अलग थलग पड़ रहे हैं, उन लोगों के जरिए भी जिनको वो अपना सबसे करीबी दोस्त, सबसे करीबी साझेदार समझते हैं। मैंने आपको बताया था किस तरह से फ्रांस पूरे तरीके से पीछे हट गया है। इसके अलावा आसियान की भी बात हो रही है। आसियान सीधे तौर पे ये कहा है, आसियान जो मुल्क हैं, यानी पूरा समूह है ये एक मुल्कों का, उन्होंने कहा है इजराइल और यूएस दोनों की निंदा की है उन्होंने कि क्यों उन्होंने इन अटैक्स की शुरुआत की, इन हमलों की शुरुआत की, जिससे कि पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे पश्चिम एशिया में इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इज्जत करनी चाहिए, ऑनर करना चाहिए यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को। यानी सीधे तौर पर न सिर्फ कि अपने को अलग किया, ये नहीं कहा कि हम इसमें भागीदारी नहीं करेंगे, बल्कि सीधे तौर पर जिस कड़े शब्दों में ये आलोचना और निंदा हो रही है वो अपने आप में देखने वाली बात है। और इंटरनेशनल लॉ की बात कर रहा है फ्रांस भी। इसके अलावा स्पेन ने तो एफ शब्द का इस्तेमाल कर दिया। जी हाँ, एफ शब्द का इस्तेमाल किया यूनाइटेड स्टेट्स और ये जो इजराइल की पूरी एक नापाक, मैं कहूँगी बहुत ही गैर कानूनी इल्लीगल जंग है, जिसमें दुनिया को सिर्फ और सिर्फ तबाही, अशांति के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अब अपनी सांसें आप थामिए, मैं जो कुछ खबरें आपको बताने जा रही हूं वो उसी बात को साबित करेंगी जो मैंने आपसे कल कहा था, और जो मैंने कहा था कि ईरान ने इस जंग की शुरुआत नहीं की है, लेकिन ईरान इस जंग को ख़त्म करेगा। अगर सब कुछ वैसे ही होता है जो इस वक्त नज़र आ रहा है तो आप यकीन जानिए कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। जो 6 हफ्ते का जिक्र कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसमें वो खुद उन्होंने ये कहा कि हम हमला नहीं करते तो ईरान हमला कर देता, इसलिए हमने प्रिएम्प्टिव तरीके से, सावधानी बरतते हुए ये हमला किया। मुझे लगता है कि अब ऐसा मौका आ गया है, वक्त आ गया है कि अपने झूठ में खुद विश्वास नहीं कर पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ना ही जो अमेरिका की आबादी है वो इसमें कर रही है। मैं पढ़ रही थी, एक विदेशी जानकार थे, वो कह रहे थे, खासकर पश्चिमी दुनिया से आते हुए, कि ये तो मुझे नहीं पता कि जो रिजीम चेंज है, यानी तख्ता पलट है, वो ईरान में होगा या नहीं होगा, लेकिन ऐसा ज़रूर लगता है कि तख्ता पलट कहीं अमेरिका में ना हो जाए। जिस तरह से लगातार उनकी अलोकप्रियता बढ़ रही है। अब सुनिए, मैंने आपसे कहा सांसें थाम के जो 3 बड़ी खबरें मैं आपको बताने जा रही हूं। खबर नंबर 1 कि सैटेलाइट जो इमेजरी है ये कंफर्म करती है, खुद सीएनएन की रिपोर्ट इस बात को कंफर्म कर रही है कि जो यूएस स्पेस फोर्स का जो 1.1 बिलियन डॉलर का जो रेडार है, यानी जिसके ज़रिए ये देखा जा सकता था कि मिसाइल किस तरफ आ रही है, जिसकी वजह से 101 में से 100 मिसाइलों को निरस्त करने में कामयाब रहा कतर, वो बर्बाद तबाह बर्बाद कर दिया गया है। 1.1 बिलियन बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रेडार, यानी कि इस रेडार से ये पता चलता है कि किस तरफ से मिसाइल आ रही है, ताकि उसको निरस्त कर दिया जाए, उसको नाकाम कर दिया जाए। कतर से ये खबर आ रही है, यानी कि पूरी तरीके से आप ये देखिए कि अमेरिका से उसकी आंखें छीन ली गई। जिन
यानी आप सोचते हैं कि ये हमला जो होता है इसमें दो फौजी तो आपस में नहीं लड़ रहे हैं, दो सेनाएं तो आपस में नहीं लड़ रही हैं, पूरी लड़ाई जो हो रही है वो आसमान में हो रही है। और आसमान में जो दूरबीन लगी हुई थी अमेरिका की, वो कतर में खासकर अलग अलग बेसिस में, क्योंकि ये लड़ाई अमेरिका की धरती पर नहीं हो रही है, ये लड़ाई तो पूरी पश्चिम एशिया में हो रही है। यानी ईरान जो यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं अलग अलग जगहों पर जो खाड़ी के देशों में, उन पर हमला कर रहा है जिससे यूएस को नुकसान पहुंचाया जा सके। और 6 से लेकर 8 कम से कम फौजी अमेरिका के मारे बताए जा रहे हैं। लेकिन अब ये मैं कह रही हूं कि आंखें छीन ली गई हैं पूरी तरीके से अमेरिका से उसकी। यहाँ पर ब्रायन एलन कह रहे हैं होली हेल, बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हैं, ईरान जस्ट टुक आउट अ $1.1 बिलियन एट द मोस्ट फोर्टिफाइड यूएस बेस इन द मिडल ईस्ट विद सिंगल मिसाइल। एक मिसाइल से ही उसने तबाह बर्बाद कर दिया। और यहाँ पर वो कहने की जो कोशिश कर रहे हैं उस बात को ध्यान से आप समझिए। इससे पहले कि और चीन से जुड़ी हुई एक बेहद अहम खबर मैं आपको बताऊंगी, इंतजार करिए एक लम्हे के लिए, लेकिन पहले इस खबर को समझिए जो पूरे तरीके से गेम चेंजर साबित होगा। ये खबर ऐसी है कि पूरा का पूरा खेल बदल देगा इजराइल और अमेरिका का ईरान के फेवर में। क्योंकि अगर 1.1 बिलियन, और आपको हंसी भी आएगी और शायद अच्छा भी लगेगा सुन के कि आप ये सोचिए ये मिसाइलें जो ईरान दाग रहा है इसकी कीमत $50,000 भी नहीं है, जो $1.1 बिलियन की जो ये रेडार था उसको तबाह बर्बाद कर दिया, इस पूरे सिस्टम को। ये कह रहे हैं कि बैकबोन था तमाम यूएस मिसाइल जो डिफेंस था पूरे गल्फ में, उसकी बैकबोन था, उसकी रीढ़ की हड्डी था। तमाम जो पेट्रियट है और थार्ड है वो पूरा यानी ऑपरेशन के हिसाब से देखा जाए तो अंधा कर दिया है अमेरिका को, देख ही नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है, हमला कहाँ से आ रहा है। कतर ने 101 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, और सिर्फ 2 ऐसे हुए जो इससे होकर गुजर गए और फिर उसने तबाही मचाई। तो यानी ईरान को सिर्फ एक बार सही होना है, अपनी मिसाइल अगर 100 वो दागता है और 100 में से अगर 2 भी लग जाती हैं तो उसके लिए कामयाबी है। लेकिन जो यूएस है उसके मिलिट्री बेसिस पर, यूएस और इजराइल के लिए उसको 100% तरीके से सही होना होगा, क्योंकि अगर 2 में भी नाकाम हो गया तो उसका तो नुकसान हो जाएगा। तो ये आप इस बात को समझिए कि एक तरफ हम जब देख रहे हैं कि ईरान में तबाही और बर्बादी का आलम है, किस तरह से जब वो शव निकाले गए, आप यकीन जानिए मैं बैठी और एक कार्यक्रम करना चाहती थी ना, वो मुझसे तस्वीरें देखी गई ना मुझसे वो लोग रोते बिलखते देखे गए, और मैं आपको दिखाना भी नहीं चाहती थी। मेरे दिल में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उन तस्वीरों को देख सकूं और उन पर कमेंट्री कर सकूं, इसलिए मैंने उस पर एक कार्यक्रम नहीं किया। तो वो एक खबर अलग है, मैं अब आपको आगे बताती हूँ क्या है। तो अब ये यूएस ये कह रहा है कि नेवी एस्कॉर्ट्स हम देंगे जो गल्फ में जो तमाम इनके मिलिट्री बेसिस हैं इनके लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब $1.1 बिलियन का ये पूरा रेडार जो सिस्टम था उसकी सुरक्षा नहीं कर पाया, तो आखिर ये क्या करेंगे, जो ये नेवी एस्कॉर्ट्स हैं ये क्या करेंगे। यानी एक मिसाइल ने सब कुछ चेंज कर दिया। ये खबर नंबर 1 थी। अब खबर नंबर 2 मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए इस बात को। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मैंने आपसे जिक्र किया था कि 1/3 जो पूरी दुनिया का तेल है वो वहीं से गुजरता है, उस पर ईरान ने सीधे तौर पर सिर्फ एक देश को इजाज़त दी है कि सिर्फ एक देश के जो शिप हैं वो वहां जा सकते हैं। कौन सा देश है वो, सोचिए आप ज़रा। जी हाँ, आपने सही सोचा, वो देश है चीन। चाइना, भारत को नहीं, किसी और देश को नहीं, सिर्फ चीन को इजाज़त दी है। क्या शुक्रिया कहने की कोशिश कर रहा है ईरान उस तमाम इंफॉर्मेशन के लिए, उस तमाम मदद के लिए जो पिछले लगातार 4 दिनों से चीन की तरफ से उसको मिल रही है। सीधे तौर पर ईरान ने ऐलान कर दिया है, आधिकारिक रूप से इस बात को बोला है कि सिर्फ चाइनीज़ शिप जो हैं ये गुजर सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, और ये एक तरह से जेस्चर ऑफ थैंक्स या शुक्रिया कहने का एक तरीका है। और मैं कहूँगी तशक्कुर, अगर फ़ारसी में कहें तो तशक्कुर का ये तरीका है उनका कि किस तरह से बीजिंग ने जो उनको सपोर्ट दी है। और बाकी तमाम जो वेसल्स हैं उनको बैन कर दिया गया है। अनऑथराइज कोई भी क्रॉसिंग होगी, सीधे तौर पर ईरान ने कहा है कि उस पर मिलिट्री एक्शन किया जाएगा, यानी गोलीबारी भी हो सकती है। और कुछ लोगों की अगर चाहें तो वहाँ पर अगर इंसान देखे जाएंगे तो उनकी भी जान की कोई गारंटी नहीं है। तो पूरे तरीके से इसको आप आर्थिक हिसाब से समझिए। जियो पॉलिटिक्स को जो लोग समझते हैं वो इस बात को समझेंगे कि ऑयल जो है वही तो सोना है, उसी की बेसिस पे तो ये पूरा, यानी ईरान पर जो हमला है, आपको लगता है कि कोई सत्ता पलट की कोशिश है, कोई महिला अधिकारों की बात है, कोई मानव अधिकारों की बात है? ये सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ तेल पर कब्जे की पूरी जंग है। और दूसरे कि जो उनका चौकीदार है इजराइल इस पूरे पश्चिम एशिया की दुनिया में, वो उसकी पूरी सर्वोच्चता, उसकी सुप्रीमेसी साबित हो सके। और वो लोग पढ़ा रहे हैं, आप सोचिए, मानव अधिकारों की और महिला अधिकारों का दर्स दे रहे हैं, वो पाठ पढ़ा रहे हैं जिन्होंने 70,000 से ज़्यादा मासूम
बच्चों, औरतों, बुजुर्गों, जख्मी लोग, बीमार लोग, उनका कत्लेआम कर दिया, उनका नरसंहार फ़िलिस्तीन में कर दिया। क्या उनके पास कोई चेहरा, कोई शब्द, कोई ज़मीर उनके पास बचा है? कोई उनके पास ऐसी डिग्निटी बची है कि वो ये शब्द मानवाधिकार अपने मुंह से भी निकाल सकें? वो लोग जिन्होंने दिन दहाड़े 100 150 लड़कियों की, छोटी मासूम बच्चियां, 7 से लेकर 12 साल की बच्चियों को दिन दहाड़े उनके माँ बाप की गोद से, उनके कलेजे से छीन लिया, वो लोग बात कर रहे हैं कि महिला अधिकार क्या होते हैं, महिलाओं का अधिकार क्या होता है, कि महिलाओं को हिजाब पहनने से रोक रही है सरकार ईरान की, हिजाब पहनने ना पहनने से रोक रही है, कि वो सरकारी हिजाब पहनती हैं लड़कियां, जो गलत है सिरे से, लेकिन वो लोग बताएंगे उसको गलत कहेंगे जो उन लड़कियों को हिजाब समेत उनकी हत्या कर देते हैं, उनके ऊपर बम बरसा देते हैं। वो लोग बताएंगे कि ईरान की सरकार को करना क्या चाहिए। मैं आगे बढ़ती हूँ और आपको बताती हूँ कि आप ये समझिए कि इसके मायने क्या हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त जो जानकार हैं वो बता रहे हैं इसके मायने ये हुए कि 20% जो ग्लोबल ऑयल ट्रांजिट है, जो होर्मुज़ के जरिए होता है, अब चाइना को इसका एक्सक्लूसिव एक्सेस मिल गया। भारत के जानकारों को बैठकर बोर्ड रूम में इस पर ये माथापच्ची करनी चाहिए, ये मंथन करना चाहिए कि अब क्या होने वाला है, भारत कैसे करेगा इसका मुकाबला। अब आगे बढ़िए आप और सुनिए कि चाइना इंपोर्ट करता है 73% इस पूरे ऑयल का, और इसी स्ट्रेट से आता है ये जहां का जिक्र हो रहा है। इसके अलावा ये सप्लाई जो है अब पूरे तरीके से बाकी सब के लिए कट कर दी गई है, सिर्फ चीन को पूरे तरीके से इसका एक्सेस मिला है। चीन ने उनकी मदद की ईरान की, ईरान अब चीन की मदद कर रहा है। इसमें कोई ऐसा गणित है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, या मैं नहीं समझ पा रही हूँ, या हमारी भारत की सरकार नहीं समझती, या यूएस इजराइल नहीं समझते, ये तो सब समझते हैं। एक हाथ लेना दूसरे हाथ देना। हर नॉन चाइनीज़ जो रिफाइनर है एशिया में, जापान हो, साउथ कोरिया हो, इंडिया हो, जी हाँ इंडिया भी हो, इन सबको अब ये सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगा। और रूस से तो हम पहले ही मना कर चुके हैं कि रूस के जो अमेरिका के इशारे पर सिर्फ हम उनसे तेल ले सकते हैं, जो अभी तक ये इशारा नहीं आया है। ये बड़ी जिल्लत का, अपमान का सामना हमें करना पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी जब इजराइल की यात्रा पर थे उसके कुछ ही घंटों बाद ये पूरा हमला शुरू हो गया। अभी भी हमें नहीं पता कि इस यात्रा को क्या एक कवर के तौर पर इस्तेमाल किया गया ये इजराइल के ज़रिए, कि पूरी दुनिया मसरूफ़ थी ये देखने में कि देखिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता विज़िट कर रहे हैं, आ रहे हैं इजराइल, और उसी दौरान तैयारी करते हुए हमला कर दिया गया फिलहाल ईरान पर। तो आप ये देखिए कि पूरे तरीके से जो है ये सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगा। मैंने आपको बताया कि यहाँ से बंद हो गया ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और रूस जो है वहाँ से हम नहीं ले सकते तेल, क्योंकि हमारे जो नए आका हैं वो जब इशारा करेंगे तभी हम ये तेल खरीद पाएंगे दोबारा। तो ये आप ये देखिए कि पूरी तरीके से हमें नुकसान हो रहा है, और चाइनीज़ जो इंटरमीडिएट्स हैं उनको भी ये पूरा फ़ायदा होगा। चाइना ये इस पूरे तेल को, जो ईरानियन तेल में उन्हें मिलेगा, जिस भी दाम पर चाहे पूरी दुनिया में उसको बेच सकता है। तो ये शतरंज के पूरे, मैं कहूँगी मोहरों की तरह पूरी बिछी हुई है ये जंग। जी हाँ, इस जंग में जान जा रही है, इस जंग में मिसाइलें हैं, इस जंग में जंगी जहाज़ हैं, इसमें सिपाही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इस जंग की है जो ये अर्थ है, ये अर्थव्यवस्था का पूरा खेल है कि किसके पास पैसा जाएगा। तो ईरान को जो है एक गारंटीड कस्टमर मिल गया है कि उसकी जो आमदनी है वो होती रहेगी चीन के ज़रिए, और इसके अलावा जो कि कोई सैंक्शन भी नहीं लगा रहा है। आपको पता है कि ईरान की जो इतनी बदतरीन हालत है इसलिए है कि पिछले लगभग 50 सालों से जो अमेरिका है उसने आर्थिक पाबंदियां ईरान के ऊपर लगा रखी हैं, और इसलिए ईरान इतनी बुरी हालत में है। उसके बावजूद भी आप देखिए ईरान किस तरह से लड़ रहा है, और पूरी तरह से सप्लाई होगी चीन को, डिसकंटिन्यूड ऑयल की सप्लाई होगी। किसी भी कोई भी एशियन, यानी जापान भी नहीं है और भारत भी नहीं, ये तमाम जो कंपेटिटर्स हैं जिनसे मुकाबला हो सकता था उसके रास्ते से हट गए हैं। तो पूरी तरीके से यहाँ यूएस के पास दो चॉइसेस हैं। जो लोग इसकी विश्लेषण कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये जो ब्लॉकेड है मिलिट्री उसको तोड़ दे, यानी कि अपने फ़ौजी वहाँ भेजे, और जो ईरान ने अपने फ़ौजी वहाँ पर लगा रखे हैं उनसे लड़ाई लड़के उनको ख़त्म कर दे, तबाह कर दे। ये हो सकता है, या फिर आप ये देखिए कि ये इस बात को कबूल कर ले, इसको स्वीकार कर ले कि अब चीन जो है वो नया बॉस है, चीन नया बॉस बन गया है। ये पूरा जो एनर्जी का मार्केट है, ये एनर्जी का जो पूरा ऑर्डर है, उसमें चीन यानी चाइना इज़ द न्यू बॉस। चाइना इज़ द न्यू बॉस इन दिस एनर्जी ऑर्डर,
इन दिस एनर्जी मार्केट, ये कबूल कर रहे। दोनों में से क्या होगा ये अब देखने की बात है। दूसरी बड़ी खबर है, आप ये देखिए इस पूरे जंग के माहौल में हुआ क्या है, ये दूसरा गेम चेंजर साबित हो सकता है कि ईरान ने आधिकारिक रूप से जो मिलिट्री आर्किटेक्चर है उसका पूरे तरीके से उसको ट्रांजिशन कर लिया है यूएस के जीपीएस सिस्टम से चाइना के बेड्यू सिस्टम पे। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी जो आज़ादी, जो ऑटोनॉमी है टेक्नोलॉजी की, वो उसको हासिल हो गई है। यानी ये सोचिए कि शॉर्ट मैसेज सर्विस जो ईरान को अपने जो उनके मिलिट्री के लोग हैं इस पूरे हमले में जो बहुत ही क्रूशियल है, इंफॉर्मेशन ही सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, वो अब यूएस के जीपीएस सिस्टम जिसको यूएस जब चाहता ख़त्म कर देता, जब चाहता जैमर लगा देता, अब उस पर नहीं, अब चाइना के सिस्टम पर पूरी तरीके से इस सिस्टम पर उसने शिफ्ट कर लिया है और कमांड जो है अब पूरा चीन और ईरान के बीच होगी। यानी कि ईरानियन कमांड जो है वो कम्युनिकेट कर पाएगा अपने लोकल नेटवर्क्स के साथ, जिसको जैम नहीं कर पाएगा यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो उनका रेडार सिस्टम था उसको तबाह करने के बाद अब दूसरा ये सिस्टम कम्युनिकेशन का जो है वो भी इनके हाथ लग गया। और तीसरी बड़ी बात जो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की मैंने आपको बताई थी, तो चाइना जो है वो 500 प्लस सैटेलाइट्स का जो उसका फ्लीट है वो सपोर्ट कर रहा है, इससे सपोर्ट कर रहा है ईरान को। और जो सिग्नल्स इंटेलिजेंस सिस्टम है पूरा SIGINT, उसके हिसाब से पूरी तरीके से ट्रैक करके सारी इंफॉर्मेशन पर्शियन गल्फ में उसको मिल पाएगी। तो ये बहुत बेहतरीन ये चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। जैसे मैंने कहा कि पूरी तरीके से एक जंग में एक वॉर चेंजर के तौर पर, एक गेम चेंजर के तौर पर ये साबित हो रही हैं। अब मैं आपको आखिरी दो बातें बताना चाहती हूँ जिसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग हैं वो क्या कह रहे हैं कि पिछले 72 घंटे का उन्होंने विश्लेषण दिया है ईरान की ये पूरी जंग जो हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि कभी नहीं सोचा था यूएस ने कि ये जंग की तस्वीर ये होगी, ये एक तरह से एक गैर बराबरी की एसिमेट्रिक स्ट्रेटजी बन गई है ईरानियन रिजीम के साथ। जो यूएस इजराइल का ये पूरा जो त्रिकोण है उसको अगर हम देखें अभी तक जो नज़र आ रहा है वो अगले 3-4 हफ्ते ये कोशिश करेगा यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के ईरान की जो न्यूक्लियर तमाम फैसिलिटी है उसको तबाह कर दे। ये कोशिश करेगा मिलिट्री और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दे और साथ साथ जारी रखे जो उसका राजनीतिक और साथ ही सैनिक जो नेतृत्व है, यानी पॉलिटिकल और मिलिट्री जो लीडरशिप है उसको तबाह करने की लगातार कोशिश करता रहेगा। जैसे कि आयतुल्लाह अली खामनेई का कत्ल करके उसने कोशिश की कि पूरे तरीके से हेडलेस इस देश को बना दिया जाए, ये कोशिश होगी। और ताकि एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल तरीके से ईरान को लगातार हराया जा सके, ईरान की जनता को ये बताया जा सके कि अब उनके पास उनका कोई सरबराह नहीं है, उनका कोई नेता नहीं है। अगली बात ये हो रही है कि ईरान के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। वो ये कह रहे हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और जो ड्रोन हैं इनकी कैपेसिटी को तबाह करना ये यूएस की कोशिश होगी। और अगर इसके बाद भी ये होता है कि जो रजीम है, जो सरकार है ईरान की, वो फिर भी बनी रहती है, तो फिर आप ये देखिए कि यूएस जो है वो विक्ट्री डिक्लेयर कर देगा, अपनी जीत डिक्लेयर करेगा और कहेगा कि आइए अब हमसे बातचीत कीजिए। उसके बाद क्या होता है कि अगर यूएस तब भी रजीम नहीं चेंज कर पाता तो फिर वो क्या करेगा, और फिर भी अगर यूएस ये सरकार तख्ता पलट नहीं कर पाता तो ये पूरे तरीके से यूएस और इजराइल के लिए एक खुली हुई हार होगी। ये कह रहे हैं जनरल पनाग, लेफ्टिनेंट जनरल पनाग, और कह रहे हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड विल लीड टू अ बिगर डिफीट। और अगर हम वो फौजी वहाँ पर भेज देते हैं यूएस और इजराइल तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बातें हो सकती है कि उसके बाद ईरान के पास और कोई भी वजह नहीं बचेगी बातचीत करने की। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको इससे पहले बताना चाहती थी कार्यक्रम में, वो ये कि अब जो अमेरिका की नई स्ट्रेटजी है, जो नई रणनीति है, वो ये है कि सबसे पहला जो प्लान ए ये था कि आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी हत्या के साथ सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा ईरान में। ईरान अपने घुटनों पर आ जाएगा और सजदा करने लगेगा इजराइल को और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स को, और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये प्लान ए फेल हो चुका है। प्लान बी जो अभी पर्दाफाश हो चुका है इस प्लान बी का, वो प्लान बी क्या है कि जो बलोच हैं और कर्डिश कम्युनिटी है, इन दोनों को उकसाया जा रहा है अब ईरान के खिलाफ, ईरान की सरकार के खिलाफ, ईरान के सिस्टम के खिलाफ, और उनके बीच फूट डाल के, ईरानियों के बीच फूट डाल के अब कोशिश ये हो रही है नए सिरे से कि ईरानी सरकार का तख्ता पलट कर दिया जाए। आप सोचिए कि जंग के पहले दिन अगर सुप्रीम लीडर का, सबसे बड़े नेता का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सर जो है वो थाली में रख के मिल गया, उसके बाद भी तख्ता पलट नहीं हो पाया, तो कितनी उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, मैं भी देखूंगी और आप भी देखिए कि आगे आगे होता है क्या।